लगभग 500 मिलियन कप रोज घर से बाहर निकल के लोग पीते हैं। 50 करोड़ का 50 करोड़ कप कि 1 रुपए के रेवेन्यू के लिए 5 रुपए खर्च करते हैं। कितना कैश बर्न करते हैं। धंधा ऐसा बनाओ जो सस्टेन कर पाए, जो लोगों को जॉब दे पाए, जॉब छीने नहीं। कंज्यूमर हमको हमारे रिटेल से जानता है, तो रिटेल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हर प्रोडक्ट हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है, राइट। वो इसीलिए नहीं होता। पूरे इंडिया में डेली 50 करोड़ कप चाय पी जाती है रोज की। आप सोचो कितना बड़ा मार्केट साइज है। इसी बिजनेस को समझने के लिए हमने आज बुलाया है चाय पॉइंट के सीईओ को, देव है जिनका नाम। चाय पॉइंट एक रिटेल आउटलेट है, आपने जगह जगह पे उनकी आउटलेट्स और कैफेज देखे होंगे, बट जो कॉर्पोरेट बिजनेस है देखेंगे कि कैसे चाय के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, क्या उसका मार्केट साइज है। इस पूरे बिजनेस को आज समझेंगे। बहुत सारे लोग स्कैम भी करते हैं चाय वालास बन के, तो वो सारी स्कैम क्या हो रही हैं, उसके अंदर फ्रेंचाइजीज़ के नाम पे कैसे लूटा जा रहा है, ये भी सब हमने डिस्कस किया। तो पूरा एपिसोड एंड तक देखना अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ लर्निंग्स लेनी है और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है। अगर टाइम पास करना है तो शायद ये एपिसोड आपको बोरिंग लगे, बट अगर आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स गेन करनी है तो डेफिनेटली ये एपिसोड आपके लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेके आते हैं नए नए गेस्ट वीक में 2 बार। तो पूरा एपिसोड देखना और कमेंट्स में बताना कैसा लगा। हाय देव, हाउ आर यू? हाय, आई एम ग्रेट, हाउ डू यू डू? ऑल गुड, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत मज़ा आने वाला है। चाय सबकी शुरुआत करती है दिन की, राइट? हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मेरे को आपका मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो ये होता है कि सब उठते ही चाय चाहिए होती है। शायद हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है या कल्चरल हैबिट ऐसी हो गई है, बट चाय तो शुरुआत ही दिन उसका उससे हो जाए और एंड में एक बार मिल जाए तो बस दिन पूरा हो गया। तो सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेटली। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आपसे एक प्लेज लेनी पड़ेगी हमें पहले, बिल्कुल कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं बिल्कुल सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। शुरू करते हैं। पहला तो हमें ये समझना है चाय पॉइंट की स्टोरी। चाय पॉइंट सबने देखा है, आज की डेट में कहीं भी चले जाओ चाय पॉइंट का एक आउटलेट आपको दिखता ही है। उसके और भी बिजनेस है चाय पॉइंट के। कंज्यूमर बिजनेस एक हो गया जो रिटेल हम समझते हैं, जिसके ऊपर हम जाते हैं और चाय ऑर्डर करते हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस एक और है, फिर D2C ऑनलाइन बिजनेस एक और हो गया। 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे आज, और समझेंगे कि इस बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। बिल्कुल। बट यहाँ जाने से पहले आपके बारे में थोड़ा सा समझना है कि आप कहाँ से आते हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले आपने क्या किया था। ग्रेट। सो मैं DU ग्रेड हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और मैंने काम करना इमीडिएटली अपनी स्कूलिंग के बाद स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंट लर्निंग से किया। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। और काम करते करते जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, देन आई गॉट माय फर्स्ट बिग ब्रेक विद अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ITC। तो ITC मेरा पहला यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड ब्रेक था। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन सेल्स विद सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स विद सम स्मॉल दिल्ली बेस्ड कंपनीज। तो ITC के साथ मैंने अपना फॉर्मल करियर स्टार्ट किया विच वाज इन 2002। ओके। एंड ITC के साथ मैंने 3.5 साल काम किया। फिर मैंने कोक ज्वाइन किया एज अ ASM और सब मल्टीपल में रोल्स सेल्स में किए। काम कर रहे थे आप? सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, some bit of marketing, because if you have to grow you have to understand all the aspects of the business. That's very important. तो मैंने ज्वाइन किया कोक एज अ एरिया सेल्स मैनेजर, कोटा इन राजस्थान। देन आई मूव्ड ऑन टू बिकम द सेल्स कैपेबिलिटी बिल्डिंग मैनेजर विच वाज अ ट्रेनिंग रोल। सेल्स ट्रेनिंग रोल था वो। तो उसमें मैं राजस्थान और JNK, जम्मू कश्मीर 2 मार्केट हैंडल करता था। मतलब आप लोगों को ट्रेन करते थे? मैं लोगों को ट्रेन करता था, सेल्स टीम को ट्रेन करता था। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट रोल एज्यूम किया एज सेल्स हेड फॉर राजस्थान। देन आई बिकेम द जनरल सेल्स मैनेजर फॉर राजस्थान। अब तक यहाँ पे सेल्स और सेल्स ट्रेनिंग में रिलेटेड था, बट another very important part of the business is your offtake, is your marketing. Then I crave to do a marketing role. उसके बाद मैंने एक रीजनल मार्केटिंग रोल किया कोक में फॉर अबाउट अ ईयर एंड हाफ। और उसके बाद मैंने 3 साल कोक में इमीडिएट कंजम्पशन बिजनेस कोक का हेड किया, विच वॉज लार्जली की अकाउंट्स लाइक सिनेमाज, लाइक फूड सर्विसेज, लाइक होटल्स और कॉर्पोरेट्स। ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो मैं मैनेज करता था। 3 साल किया। सो मेरा कोक करियर था 14 साल का। 2018 में मैंने चाय पॉइंट ज्वाइन किया एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर देयर B2B बिजनेस, जिसको हम अब CPG बिजनेस बोलते हैं, कंज्यूमर पैकेज गुड्स। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हम सर्व करते हैं कॉर्पोरेट्स में वो हमारे CPG प्रोडक्ट्स के थ्रू ही करते हैं। तो वहाँ ज्वाइन किया एज वाइस प्रेसिडेंट। फिर 3 साल बाद आई एज्यूम द रोल ऑफ द चीफ ग्रोथ ऑफिसर देयर।
और अभी पिछले 2 साल से आई एम द CEO ऑफ दिस बिजनेस. चाय पॉइंट ही क्यों सेलेक्ट किया आपने, या उन्होंने आपको क्यों सेलेक्ट किया? So very interesting. In my last 1.5, 2 years with Coca-Cola, I was planning to either join a young organization या अपना कुछ करने की सोच रहा था. Because you would appreciate 2015 से 2018 तक there was a wave of young startups coming up in the market. लेकिन सिटिंग इन कॉर्पोरेट हमारा व्यू बहुत क्लियर भी नहीं था यंग कंपनीज को लेके, और टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा भी नहीं था. बिकॉज रोज स्टोरी सुनते थे कि 1 रुपए के रेवेन्यू के लिए 5 रुपए खर्च करते हैं, कितना कैश बर्न करते हैं. नाउ कमिंग फ्रॉम सीरियस बिजनेसेस, अपब्रिंगिंग वहीं से हुई है. बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय जिसको रोज का प्रॉफिट चाहिए, देन वर्किंग विद सेंसिबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ITC, लाइक कोका-कोला, दैट माइंडसेट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस वाज वेरी क्लियर इन हेड कि बिजनेस ऐसा बनाओ, धंधा ऐसा बनाओ जो सस्टेन कर पाए, जो लोगों को जॉब दे पाए, जॉब छीने नहीं. तो बहुत उस टाइम पे ऐसा होता था, हाई ग्रोथ कंपनीज के बारे में सुनते थे, 1 साल अगले साल पता चलता था बंद हो गई, लोगों को निकाला जा रहा है, पीपल आर नॉट हैप्पी, या कल्चर अच्छा नहीं है. तो बहुत क्लियर व्यू नहीं था, बट चाहता था मैं एक यंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, टू बिल्ड अ बिजनेस देयर or to start something on my own. I was working on my own project at that point in time. अच्छा. And that's when Chai क्या Point था came वो through. अपना खुद का प्रोजेक्ट, अगर बता सकते हो तो? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ. So I wanted to create a distribution platform. This is what I've done all my life. I've done sales and distribution all my life. So now I wanted to use that skill to create distribution for young regional and D2C brands. जिन लोगों को नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उनको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हो कि कंज्यूमर ऐसे गुड्स बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी शायद ये बात. तो अभी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो जो बहुत अच्छा है. कोई एक एग्जांपल ले लो प्रोडक्ट का, वहां से शुरू करते हैं. एग्जैक्टली. सो आप कोक में काम करते थे, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोक की जो बॉटल हम खरीदते हैं दुकान पे जाके, उसका एग्जांपल से शुरू करके बताइए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसकी. बिल्कुल ठीक. सो कोक की बॉटल हमारी फैक्ट्री में बनती है, उसके बाद वो फैक्ट्री से निकल के आप तक कैसे पहुंचती है, पूरी जर्नी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमारी फैक्ट्री से निकलती है, हमारे सुपर स्टॉकिस्ट के पास या हमारे डिपोज में जाती है, और वहाँ से हमारे रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, जो उसको उस दुकान तक सप्लाई करते हैं जहाँ से आप उसे खरीदते हैं. ठीक है. सो ये जो प्रोसेस है, ये जितने बड़े ब्रांड्स आप देखेंगे, दे आर बिल्ट ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन. आप कोक की बात कीजिए, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कीजिए, आप ITC की बात कीजिए, दे आर बिल्ट ऑन द बैक ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. अभी ITC ने इतने कम समय में अपना FMCG बिजनेस इतना कैसे ग्रो किया? क्योंकि उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिगरेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, नो हाउ था मार्केट का. दे हैव यूज्ड दैट नेटवर्क विद ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी, एंड दे हैव कैप्चर्ड दैट मार्केट. अभी बहुत सारी कैटेगरीज में बहुत कम समय में दे ऑलरेडी द कैटेगरी लीडर. यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा. अब जो सिगरेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वो तो हो गए आपके एक दुकानदार जो सिगरेट बेच रहा है, सेम जगह पे आपके FMCG प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलते मोस्टली. बिल्कुल. तो वो लेवरेज कैसे किया उन्होंने सेम जगह को, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, टू सेल कंज्यूमर गुड्स? तो रिटेलर सेम नहीं था बहुत सारे केसेस में, या बेचने वाला सेम नहीं था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सेम था. अच्छा. तो वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर कुछ और कंपनीज का काम कर रहा है, जहां पे वो एक पान की दुकान की जगह एक किराने की दुकान पे भी जाता है, या एक स्टेशनरी की शॉप पे भी जाता है, तो वो सब जगह एवेन्यू हो गया. समझ गया. ITC के लिए. दूसरा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके उनका काम खत्म नहीं हुआ. उन्होंने काफी इन डेप्थ मार्केट पेनिट्रेशन के लिए सेल्स टीम भी हायर किया, जो उस डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करता था. फिर डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट किया सेल्स टीम देके उनके नीचे, जो उन दुकानों तक जाएं, वहाँ से ऑर्डर लें और वहाँ प्रोडक्ट को पहुँचाएं. सो सबसे अच्छी बात क्या है, जो सबसे टफ स्टेप होता है, जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है, वो क्या होता है? आपको एक क्रेडिबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलना जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, जो आपका प्रोडक्ट रिटेलर तक पहुँचा सके. तो ये एक स्टेप ऑलरेडी ITC के पास था बहुत क्लियरली. तो इस स्टेप में ही बहुत सारी कंपनीज को कई साल निकल जाते हैं टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. तो ये सबसे बड़ा संघर्ष किसी बिजनेस में अगर होता है तो वो यही होता है. जितने आप ब्रांड देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग हैं आज, ब्रांड तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो मार्केटिंग का उसके पीछे एफर्ट है, प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसके पीछे, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन उनका अवेलेबिलिटी भी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है.
हम कोक में एक टर्म यूज करते थे और आज हम चाय पॉइंट में भी वही टर्म यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्म्स रीच कन्वीनियंस, अच्छा। कि आप अपने कंज्यूमर की अगर आर्म रीच में हैं तो आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैं। क्योंकि अगर आपको आज एक सॉफ्ट ड्रिंक पीना है और कोक आपकी आर्म रीच में नहीं है, तो आप लस्सी भी पी लेंगे, आप घर में मिल्क शेक भी पी लेंगे, ठीक है ना, या जो आपके हाथ में आया आप लेके पी लेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ कोक पीना है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। अगर मैंने वो एक कस्टमर, एक यूजर ओकेजन मिस कर दिया तो मैंने वो बिजनेस मिस कर दिया। वो बॉटल मुझे लौट के कभी नहीं मिलेगी कोक की। क्योंकि हो सकता है तब तक उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट ही चेंज हो जाए। नहीं, वो कुछ और ले लेगा। वो करेक्ट। वो एक बॉटल जो नितिन को अभी कंज्यूम करनी है, वो अगर उन्होंने कोक नहीं करके पानी ले लिया तो मेरा ओकेजन तो खत्म हो गया ना। करेक्ट। अगली बॉटल शायद आप शाम को लेंगे, उस वक्त का, उस समय का वो सेल मेरा लॉस हो गया। राइट। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपको एक टूथपेस्ट लेना है और आपको चाहिए आपके घर के लिए, आपको एक ब्रांड नहीं मिला तो आप एक रिटेलर, दो रिटेलर पे जाएंगे, फाइनली अगर आपको आपका ब्रांड नहीं मिला तो आप थर्ड रिटेलर से खरीद लेंगे। अब तो चलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन ऑर्डर करने की। करेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी से कुछ समय पहले तक तो नहीं थी अपॉर्चुनिटी। और ऑनलाइन बेचना भी बहुत ईजी नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। बिल्कुल। अभी इतने सारे D2C ब्रांड हैं, हम सब जानते हैं कि डिस्पाइट हैविंग सच ग्रेट प्रोडक्ट्स दे आर स्ट्रगलिंग ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि सेलिंग ऑनलाइन इट्स नॉट ईजी, दूसरा इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, पैसा कमाना उसमें बहुत मुश्किल है, और तीसरा आपका रीच बहुत लिमिटेड रहता है। सो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले फिर लोग स्टार्ट ऑनलाइन से क्यों करते हैं? क्योंकि अवेयरनेस इजीली क्रिएट हो जाता है। लिमिटेड मार्केटिंग बजट में आप अपना सेल्स इनिशियली स्टार्ट कर देते हो। जितना इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन, उतना ही टफ है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कोई नया ब्रांड, नया प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसके ऊपर क्यों बेट करेगा? राइट। कोई रिटेलर उसके ऊपर क्यों बेट करेगा? राइट। बट अगर आपने ऑलरेडी एक कंज्यूमर लव, एक यूजर लव अटेन कर लिया ऑनलाइन विद योर नीश कैटेगरी, विद योर नीश प्रोडक्ट, तो कुछ लेवल तक आपके पास एक्सेप्टेंस होगा, कुछ लेवल तक आपको कंज्यूमर का ट्रेंड पता है कि मेरा क्या प्रोडक्ट कंज्यूमर ले रहा है, क्या प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं अच्छा लग रहा है, या Right. उसमें क्या चेंजेस कंज्यूमर को चाहिए। कुछ डेटा होगा आपके पास। आपके पास कुछ डेटा होगा, आपको पता होगा कि किस टाइप का कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट लेता है, आपके कंज्यूमर का इनकम ग्रुप क्या है। बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और हर प्रोडक्ट हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है। राइट। वो इसीलिए नहीं होता कि कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ तो है उनके पास। राइट। वो ओवरनाइट उस प्रोडक्ट को लाखों आउटलेट पे पहुंचा देते हैं, और रिटेलर भी मना नहीं करता क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके साथ सालों से बिजनेस कर रहा है रिटेलर, करेक्ट। तो वो कभी मना नहीं करता। रिटेलर इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क। राइट। बट इज कंज्यूमर एक्सेप्टिंग दैट प्रोडक्ट इज द क्वेश्चन। और जब इतने बड़े ब्रांड्स विद डीप मार्केट रिसर्च गलती कर देते हैं तो किसी यंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इट्स इवन मोर टफ। कोई ऐसा एग्जाम्पल है ब्रांड का आपके जर्नी में, कोई ऐसा एग्जाम्पल हुआ हो कि ऐसा कोई ब्रांड लॉन्च हुआ और वो फेल हो गया हो, इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैकिंग? बहुत सारे, इनफैक्ट ITC के कुछ प्रोडक्ट्स थे। आई थिंक 2003 में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था बिस्चिप। बिस्चिप। सो इट वाज अ बिस्किट बट एज थिन एज अ चिप्स, अच्छा। एज अ वेफर। अच्छा। तो उतना थिन था एंड सेवरी फ्लेवर्स में था, नमकीन था। बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया, बट शायद कंज्यूमर की लाइकिंग क्रिएट होने से पहले ही वो मार्केट से बाहर हो गया। आई थिंक इट वाज अ लॉन्च विच वाज स्लाइटली अहेड ऑफ इट्स टाइम, और कंज्यूमर शायद उतना उस वक्त एक्सपेरिमेंट नहीं करता था। ये कब की बात है? 2003 या 4 की बात अच्छा। है, 2003 या 4 उस टाइम पे तो थोड़ा, अब शायद में भी चल जाए वो। बिल्कुल चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। करेक्ट। और इनिशियल फीडबैक्स भी बहुत अच्छे थे। या अब अगर इन द हाइंडसाइट अगर वो सिर्फ टॉप आउटलेट्स में लॉन्च किया जाता, लिमिटेड आउटलेट्स में डाला जाता, तो शायद तब भी सस्टेन कर लेते। राइट। बट अगेन बट कंज्यूमर आपने ने वो accept जनरल किया। ट्रेड में किया। हमने जनरल ट्रेड में किया, हमने पान वाली दुकानों पे भी किया, क्योंकि आप देखेंगे पान वाली कई दुकानें चिप्स बेचती हैं, नमकीन Correct. बेचती हैं, करेक्ट। तो वहाँ किया हमने, कन्वीनियंस स्टोर्स में किया। तो जितना ITC का आउटलेट बेस था हमने सबको कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि प्रोडक्ट मास था। अभी जहाँ चिप्स बिकता है, जहाँ नमकीन बिकता है, जहाँ स्नैक प्रोडक्ट बिक रहा है, वहाँ लॉजिकली आपका ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए। बिल्कुल। बट शायद वो अभी मास को अपील करने वाला प्रोडक्ट नहीं था उस समय पे।
क्योंकि हम तब भी लेज और उस पे बैठे थे, बिल्कुल राइट? अब पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दोज काइंड ऑफ बिल्कुल एस्पेक्ट्स ठीक आल्सो, बात है। करेक्ट। अब लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, अब लोग Right. शायद ये भी देखते हैं कि हाँ ये बेक्ड है, बाकी जो मैं लेता हूँ मार्केट से कंज्यूम करता हूँ मास प्रोडक्ट वो फ्राइड होते हैं। राइट, तब वो माइंडसेट उतना स्ट्रांग था नहीं। करेक्ट। अब इंग्रेडिएंट्स पे देखते हैं कितना इसके एग्जैक्टली अंदर कार्ब्स हैं, कितना इसके अंदर प्रोटीन है। पीपल डू गेट टू सी लॉट ऑफ बिल्कुल थिंग्स बैक लाइक ऑफ द दैट। लेबल बहुत ध्यान से देखते हैं अब लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए अब इतने क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं और चल भी रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। चाहे उनका रीच बहुत लिमिटेड है अभी भी, उनको वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं मिला है अभी भी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग तब भी ऑर्डर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट और यूज़ कर रहे हैं। आपने बीच में बोला है डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है और उतना ही मुश्किल है। अगर किसी को आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो ऑनलाइन सही तरीका है? सबसे पहले ऑनलाइन से शुरू करो और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन पे जाओ, क्या यही अप्रोच लेनी चाहिए या कुछ और अप्रोच है? सो इफ़ यू आर अ न्यू बिजनेस और आज आप वो बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं और आपको लगता है प्रोडक्ट आपके पास बहुत अच्छा है जो शायद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अलग है, या ऐसा भी किसी ने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया मार्केट में, बहुत नई चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ बट कंज्यूमर इसको पसंद करेंगे, तो आपके पास सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीका क्या है अपने कंज्यूमर को टेस्ट करने का? ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही है, क्योंकि ऑफलाइन जाके आप कितने कंज्यूमर को रीच कर पाओगे करेक्ट। और कितनों से इंटरेक्ट कर पाओगे? ऑनलाइन पे आपका ना सिर्फ प्रोडक्ट बिकेगा, आपको साथ के साथ फीडबैक भी मिलेगा। डेटा भी वो मिलेगा। फीडबैक मिलेगा आपको इन फॉर्म ऑफ देयर रिव्यूज, वो फीडबैक मिलेगा आपको इन फॉर्म ऑफ देयर रिपीट ऑर्डर्स, या फीडबैक मिलेगा आपको इन टर्म्स ऑफ देयर मूविंग अवे फ्रॉम योर। राइट, सो दैट्स आल्सो फीडबैक ना। इफ अ कस्टमर इज नॉट कमिंग बैक टू यू, करेक्ट। वो वापस नहीं आ रहा आपके पास, तो वो भी एक फीडबैक है आपके लिए। और अगर रिपीट करके वापस आ रहा है आपके पास, वो भी एक फीडबैक है आपके बिल्कुल। लिए। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट व्हेन वी कम अक्रॉस, हम खुद तो यूज करते हैं, अपने 4 फ्रेंड्स को भी बताते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया है या सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आया है, आप यूज करके क्यों नहीं देखते? राइट। दैट्स हाउ योर मार्केट ग्रोज, करेक्ट? तो वो डेफिनेटली सबसे ईजी है किसी भी यंग बिजनेस के लिए टू स्टार्ट विद। और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, आपका रिटेंशन भी हाई होगा, बट आपकी रीच एक लेवल तक रहेगी उसमें, क्योंकि देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और उसी के साथ जो हमारे यूजर्स हैं, आज कस्टमर ऑनलाइन बहुत बड़ा बिजनेस है आज, लेकिन एफएमसीजी का 85+% बिजनेस, 85% से ज्यादा बिजनेस आज भी ऑफलाइन है। छोटा नंबर है, आई एम बीइंग वेरी कॉशियस, द रियल नंबर इज 90+%। अच्छा, ओके, इनफैक्ट बट एफएमसीजी अब इम्पोर्टेंस मानता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है? ऑनलाइन प्रेजेंस, देखिए सर, आर्म्स रीच कन्वीनियंस कहाँ है? जहां आपका कंज्यूमर है। राइट, तो कंज्यूमर जहां खरीद रहा है वहां आपका अवेलेबल होना जरूरी है। राइट। दैट्स द रियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंज्यूमर तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी खरीद रहा है ना। इफ 6% 7% ऑफ योर कंज्यूमर इज बाइंग ऑनलाइन, कैन यू अफोर्ड टू मिस दैट चैनल? यू कैन नॉट। तो इसलिए प्रेजेंस हर जगह जरूरी है, राइट। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑनलाइन भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है ना। करेक्ट। तो दैट्स हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी स्टोरी आप बता रहे थे कि फिर आपने सोचा आपको भी एक यंग कंपनी में जाना है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सको, ग्रोथ कर सको, हाई पेस ग्रोथ कर सको, इसीलिए आपने चाय पॉइंट सोचा। बिल्कुल, तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता था। और उस समय फिर मेरी बात अमलीक से शुरू हुई, जो फाउंडर है कंपनी जो के। फाउंडर हैं चाय पॉइंट के। एंड हमने कुछ 2-3 महीना बात किया, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, और मुझे उनका फोकस बहुत क्लियर लगा। उनका फोकस बहुत क्लियर था कि उनको बिजनेस बिल्ड करना है, क्लीन बिजनेस बिल्ड करना है, बिजनेस विच इज बैक्ड बाय रियल टेक्नोलॉजी बिल्ड करना है। क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते थे, वो टेक्नोलॉजी को एज अ मार्केटिंग वर्ड यूज करते थे, बज़वर्ड बहुत यूज होता था कि ये मार्केटिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। जब आप इन डेप्थ डिस्कशन करते थे तो आपको पता चलता था टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है इनके बिजनेस में, और ना ही इनका कोई लॉन्ग टर्म विजन है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का। टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था टर्म टू गेट फंडिंग, टू गेट कंज्यूमर अटेंशन, लेकिन रियल यूज नहीं था। बट यहाँ पे मैंने ये पहला डिफरेंशिएशन ये देखा कि एक ट्रांसपेरेंसी थी बात करने में, और जो बोल रहे हैं वो मीन कर रहे हैं, और उसके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि देखिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जो मशीन बनाया वो IoT बेस्ड बनाया। हमारे लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जो अपने फ्लेवर्स हैं, जो हमने अपनी रेसिपीज़ हैं, वो टेस्ट करवाई हैं, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम वर्किंग ऑन आवर रेसिपीज़। हमारे लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी कॉन्स्टेंटली कीप टेस्टिंग इट अगेंस्ट द रिटेल प्रोडक्ट या हैंडमेड प्रोडक्ट।
क्योंकि चाय आपको कैसा चाहिए, चाय आपको घर जैसी चाहिए। हम्म, और आज फाइनली आफ्टर 6 years ऑफ द बिजनेस हम क्लेम करते हैं कि हम घर जैसी चाय देते हैं। मशीन में भी। मशीन में आपको घर जैसी चाय देते हैं, क्योंकि वो फोकस क्लियर था। और आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक दिस कॉल, क्योंकि पिछले 6 साल में मैंने वो फोकस डाइल्यूट होते नहीं देखा, फर्दर स्ट्रेंथन होते देखा, फर्दर बढ़ते देखा। ठीक है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इन सब के साथ उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दैट वी गिव अ क्लीन प्रोडक्ट। वो कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग था और आज भी उतना ही स्ट्रांग है। क्लीन से क्या मतलब है? जो हम चाय पीते हैं जनरली, या जो हम चाय मार्केट से खरीदते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गार्डन से हमारे पास कैसे पहुंचती है? वो गार्डन से निकलती है, वो गार्डन से निकल के प्रोसेसिंग के लिए जाती है, फिर ऑक्शन हाउस जाती है, फिर ब्लेंडिंग के लिए जाती है, फिर पैकेजिंग होती है और तब आपके पास आती है। ठीक है। अब कौन से गार्डन से आई, कैसे प्रोसेसिंग हुई, कौन से ऑक्शन हाउस में आई, कब आई, आपके पास कब का मैन्युफैक्चरिंग डेट आता है? जब वो बॉक्स हुई, जब वो पैक हुई। अमलीक बहुत क्लियर थे कि हम जो चाय सर्व करेंगे वो सस्टेनेबली सोर्स्ड होगी। अभी जो हमारे टी गार्डन है जहाँ से हमारी चाय आती है वो सिंगल सोर्स है, सिंगल ओरिजिन है। हमें पता है कि हमारी किस गार्डन से आ रही है, उसी स्पेसिफिक गार्डन से आती है। हमें पता है कि वहाँ ग्रो कैसे हो रही है, वो गार्डन ट्रस्टी सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है कि वो वाटर कंजर्वेशन करते हैं, वो ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, जो भी टेक्निक से पानी बचाया जा सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। वो एक लिमिट तक ही उसके अंदर केमिकल यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि सॉइल हेल्थ अच्छी रहे और प्रोडक्ट अच्छा हो। वो अपने एस्टेट वर्कर्स को पूरा सैलरी देते हैं, जो भी गवर्नमेंट नोटिफाइड है। वहाँ कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े यही इश्यूज होते हैं। ठीक है। और ये ऑडिट हम नहीं करते हैं, ये ऑडिट ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है और वो सर्टिफाई करता है दैट वी सर्टिफाई दिस गार्डन। ठीक है। तो हमें पता है कि जो हम चाय लेके आ रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है, वो कैसे उगाई गई है, और उससे हमारे कंज्यूमर को फायदा होगा, हेल्थ में कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो ये कमिटमेंट फर्स्ट डे से बहुत स्ट्रांग था, विच इज़ व्हाट आई रियली लव्ड। ठीक है। और उसके साथ जो स्ट्रांग था वो विजन स्ट्रांग था दैट वी हैव टू बिल्ड अ सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस। अभी ये 4 चीज आपने कर दिया और उसके बाद पैसा नहीं बनाया तो फिर धंधा सस्टेनेबल नहीं होगा ना। देन यू वुड बी लाइक एनी अदर बिजनेस जो आज चला, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन या तो प्राइस पॉइंट इतना बड़ा हो गया कि कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्वालिटी अच्छी थी, आपने उस पर लोग लगाए, आपने उस पर अच्छी रॉ मटेरियल डाला, लेकिन आपका प्राइस इतना हाई हो गया कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आपका प्राइस हाई नहीं था लेकिन आपका प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बना। ठीक है। अल्टीमेटली बिजनेस सस्टेन तो प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। अगर बिजनेस कमाएगा नहीं तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। करेक्ट। तो इस सब के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो कमिटमेंट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस था। तो लोगों को ना यही क्लैरिटी नहीं है। लोग जब चाय की बात करते हैं तो लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि यार टपरी पे तो 10-15 रुपए की चाय मिल जाती है, मैं क्यों उधर जाऊंगा, राइट? तो आपके लिए तो सबसे बड़ा कंपटीशन वो है, मानते हो या नहीं मानते हो आप उस बात को? देखिए, अभी चाय दुनिया का पानी के बाद पिया जाने वाला सबसे बड़ा बेवरेज है, सेकंड लार्जेस्ट बेवरेज पानी के बाद। कितनी बड़ी मार्केट होगी इंडिया में चाय की? सो इफ आई हैव टू बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव की बात कर रहे हो इफ आई हैव टू बी कंजर्वेटिव, लगभग 500 मिलियन कप रोज घर से बाहर निकल के लोग पीते हैं। 50 करोड़ कप, 50 करोड़ कप रोज चाय पी जाते हैं घर से बाहर बाहर निकल के? हाँ, एग्जैक्टली। घर के अंदर तो पता नहीं कितनी होंगी, लगभग डबल 35 से डबल 40 कर लो करोड़। इसको, राइट? तो जब मैं बोला कि आउट ऑफ होम कंजम्पशन है ये, दिस इज ऑल योर रेलवे स्टेशंस, दिस इज योर ऑफिसेस, दिस इज कैफेज लाइक दिस इज आउटलेट लाइक आर्ट्स, दिस इज द अदर रोड साइड टी आउटलेट्स जिन्होंने बिल्कुल। पूरा कैटेगरी बिल्ड किया है। करेक्ट। हमने तो कैटेगरी बिल्ड नहीं किया, हम तो उस कैटेगरी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन बिल्ड ये कैटेगरी उन्होंने की है जिन्हें आप बोल रहे हैं मेरा कंपटीशन है, वो मेरा कंपटीशन नहीं है, वो रिक्रूटर्स है मेरे लिए। वो कस्टमर को रिक्रूट करते हैं, वो रिक्रूट करते हैं चाय पीने वाले को, वो चाय पीने वाले को आदत डालते हैं घर से बाहर चाय पीने की। उसके बाद जब वो आदत बन जाती है तो उस आदत को फर्दर एलिवेट कैसे करना है, अच्छा एक्सपीरियंस कैसे देना है, उसको जैजी कैसे बनाना है, उसको इन कैसे बनाना है, उसको ऐसा बेवरेज कैसे बनाना है जहां आप प्राउडली हाथ में लो और बोलो कि मैं चाय पीता हूँ। तो
बहुत से लोग हैं ऐसे जो खड़े होके कहीं एक रोड साइड पे चाय लेके नहीं बोलेंगे देखो मैं कहाँ चाय पी रहा हूँ, राइट। बट वही लोग चाय पॉइंट में आके जरूर खुश होके हाथ में कप लेके स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे, बताते हैं कि देखो ये हमारा बिलवेड बेवरेज है एंड नाउ वी हैव सच अ ग्रेट प्लेस टू हैव दिस बेवरेज। राइट। सो आई तो चाय को एस्पिरेशनल बना दिया आपने। एस्पिरेशनल चाय हमेशा से थी, हमने वो एस्पिरेशंस पूरा करने की कोशिश की हाँ, है। हाँ। सबका एस्पिरेशन था। इनफैक्ट इन माय अर्ली डेज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन सेल्स, तो मार्केट में घूमते थे तो हमको भी कैफेज तो बहुत अच्छे मिलते थे। राइट। अगर मैं आईटीसी से था, मैं मार्केट में हूँ, कोई मुझे नेस्ले का सेल्स पर्सन मिला, सेल्स ऑफिसर मिला, या एचयूएल का सेल्स ऑफिसर मिला जिसके साथ हम थोड़ी देर बैठ के बात करना चाहते हैं या व्यूज एक्सचेंज करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं मार्केट में क्या नया हो रहा है, तो हमारे पास बैठने का क्या ऑप्शन था? टपरी होती थी, या फिर हम किसी कैफे में जाके बैठे और Right. वहां आप चाय मांगोगे तो आपको टी बैग वाली चाय मिलती थी, करेक्ट। आपको अच्छा नहीं लगता था, तो हमारे पास वो कभी एवेन्यू था नहीं। चाहत थी, मन था चाय पीने का, लेकिन या तो वहां बैठे जहां बहुत देर खड़े होकर बात नहीं कर सकते, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर जाके कैफे में बैठे। तो आज वो एस्पिरेशन जो थी, वो जरूरत जो थी, वो हम पूरी कर रहे हैं। राइट, इंटरेस्टिंग। तो अभी इस बिजनेस के अंदर मेजर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके हिसाब से? देखिए 50 करोड़ कप का बिजनेस है, हाँ। ठीक है, और ग्रोइंग बिजनेस है। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो बड़ी होती हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रही होती, डिक्लाइन कर रही होती। चाय ऐसी कैटेगरी नहीं, चाय ग्लोबली ग्रो कर रही है और इंडिया में भी ग्रो कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे सिर्फ हम नहीं है इस बिजनेस में, और बहुत सारे लोग इस एक्सपीरियंस को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी ये है कि हम कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक, कस्टमर्स तक पहुँचें, कैसे हम उनकी और ज़रूरत को समझें, बिकॉज चाय इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड बेवरेज। जो चाय मुझे पसंद आएगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि वो बहुत पर्सनलाइज्ड बेवरेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एम एबल टू गिव यू योर कप ऑफ चाय। हाउ डू यू मैनेज दैट? That's something that we have been working on for a very long time. Again, one of the aspects that I was talking about is जो बहुत ज़रूरी है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ईथॉस में, और हमारे फाउंडर अमलीक उसको लेके बहुत सीरियस हैं, विच इज़ द एक्सपीरियंस, द कस्टमर एक्सपीरियंस। ओके, और मुझे कितनी भी अच्छी चाय मिले, अगर वो एग्जैक्टली मेरे जैसी नहीं है, आई विल बी हैप्पी विद इट, बट आई विल नेवर बी इलेटेड विद इट। आई विल नॉट मे फॉल इन लव विद इट। I might not fall in love with it. You very rightly said. तो now we have reached a stage जहाँ पे हमने ऐसे bots develop किए हैं और जिसकी recipes cloud पे रहती है। Automations. Exactly. We can sustain and we can retain billions of recipes on our cloud. Okay. So we have already piloted this internally, and very soon you will see it on our stores, even in our bots that are deployed in our office locations, vending locations. कि आप किसी भी चाय पॉइंट के बॉट से जब इंटरेक्ट करेंगे और आपको आपकी स्पेसिफिक चाय चाहिए। अब चाय में क्या होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको मीठी चाहिए, आपको ज़्यादा मीठी चाहिए, आपको कम मीठी चाहिए, आपको मीठा चाहिए ही नहीं, ठीक है, या मेरे को मसाले चाहिए या आपको मसाले चाहिए स्पेसिफिक। तो आप अपनी चाय अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे ऑन आवर ऐप। दैट वुड बी नितिन्स चाय, दैट रेसिपी वुड स्टोर्ड ऑन माई क्लाउड एज मिस्टर नितिन बजाज चाय। तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं मेरे आउटलेट पे जाएंगे, आप किसी ऑफिस में मेरी मशीन से इंटरेक्ट करेंगे, आप उस मशीन का या उस आउटलेट का QR कोड स्कैन करेंगे, दे विल रिकॉग्नाइज दैट यू आर स्टैंडिंग हियर एंड दे विल आस्क यू, डू यू नीड नितिन्स चाय और समथिंग एल्स? यू से आई नीड नितिन्स चाय, यू विल गेट योर चाय, राइट, व्हिच इज इन अ वे मेड बाय यू, फिगरेटिवली स्पीकिंग। करेक्ट। तो आप उसको और ज्यादा पसंद करोगे फिर? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बनाई है अपने लिए, मैंने बनाई है अपने लिए, और ये वो टेस्ट है जो मैं अपने घर पे पीता हूँ, Right. जो पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। देखिए चाय, तो इसको सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैनेज करते हो? सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, रेसिपी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ गया, क्लाउड पे आपने प्रोग्रामिंग कर दी, इट्स फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन, क्योंकि अब मेरी प्रेफरेंस कुछ और है, सामने वाले की कुछ और है, तो रियल टाइम पे इसको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट बनाना मशीन के ऊपर, वो कैसे मैनेज होगा? सो वही टेक्नोलॉजी एट प्ले। हाँ, चाय किस चीज़ से बनती है, और चाय का स्ट्रॉन्ग होना, लाइट होना, मीठा होना, ज़्यादा दूध होना, कम दूध होना, ये 3 ही इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। पानी, कितना हम टी लीफ डाल रहे हैं, चाय की पत्ती डाल रहे हैं, और कितना दूध डाल रहे हैं। लार्जली ये 3 फैक्टर्स उसको बनाते हैं, और चौथा हो गया चीनी। राइट, तो अगर आपने बोला मेरी चाय में मुझे चीनी नहीं चाहिए, तो बॉट उसमें चीनी नहीं ड्रॉप करेगा। राइट, आपने बोला मेरी चाय मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए,
तो उसमें जो रेगुलर है उससे थोड़ा ज़्यादा चाय का पत्ती जाएगा। आपने बोला मेरी चाय में मुझे दूध कम चाहिए, तो उसमें दूध कम जाएगा। तो उसी एक बॉट से, उन्हीं 4 इंग्रेडिएंट से लाखों तरह की चाय बन जाएगी जो अलग टेस्ट करेगी। ये सब पाउडर फॉर्म में होती हैं आपके इंग्रेडिएंट्स? नहीं, ये रियल जो चाय की पत्ती आप घर में यूज करते हैं, अच्छा। दैट सेम टी लीफ। सेम टी लीफ। सो नो पाउडर, नो प्रीमिक्स, फ्रेश मिल्क जाता है उसके अच्छा। अंदर, दूध जाता है उसके अंदर, पानी जाता है। जैसे हम घर में चाय बनाते हैं वैसे ही चाय बनती है। समझ गया। अभी घर में क्या है ना, हमें पता है कि हमें कितना पत्ती डालना है, कितना चीनी डालना है, कितना दूध डालना है, वो आपकी रेसिपी है। राइट। मेरी रेसिपी आपसे जैसे अलग हो मेरी सकती है। मम्मी मेरी चाय पसंद नहीं करते, मैं उनकी चाय पसंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में भी दोनों की 3 तरह अपनी की चाय preference है। बनती है। हाँ। माई फादर ड्रिंक्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चाय। मेरी एक अलग तरह की चाय बनती है और मेरी वाइफ को अपनी बिल्कुल अलग तरह की चाय पसंद है। Correct. सो 3 people, 3 different थ्री teas. डिफरेंट टीज। या बट इसको जो आपकी मशीन, एक तो लोगों को मैं ना थोड़ा और बताना चाहता हूँ। हम जो अभी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि ये जो चाय का बिजनेस है ये 2-3 तरह से होता है। पहला तो हो गया जो रिटेल आउटलेट है, जैसे आप चाय पॉइंट के रिटेल आउटलेट पे जाएंगे, आपको दिखेगा, आप वहाँ जाके ऑर्डर करिए, आप वहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं या लेके भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। दूसरा हो गया ऑनलाइन बिजनेस। आप स्विगी, जोमेटो, इसके थ्रू आप ऑर्डर करिए चाय पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा, या आपकी डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके हम ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। फ्लास्क, मिनी फ्लास्क आता है, रेगुलर फ्लास्क आता है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को कितने कप की चाय चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मुझे उस चाय में, क्या मसाले चाहिए, आप उसके हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। बिल्कुल। तीसरा कैटेगरी है जो मेजर है, जिसके थ्रू मेन प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव होती है इस पूरे बिजनेस की, वो है बिजनेस टू बिजनेस, कॉरपोरेट्स। मतलब अगर एक किसी कंपनी का ऑफिस है तो वहाँ पे जो आपकी मशीन लगी होगी, हम अभी उस बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ लोगों को कि हम किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। राइट। जब आपने ज्वाइन किया तो ये कॉर्पोरेट साइड ऑलरेडी चल रही थी या आपने आके स्टार्ट किया, डेवलप किया? तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारा कॉर्पोरेट बिजनेस कैसे बिल्ड हुआ? हाँ। हमारे स्टोर्स के आसपास जो ऑफिसेस थे, बैंक्स थे, वो रेगुलरली एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आते थे चाय पीने के लिए। अब उनको अच्छी चाय लगी तो उन्होंने पूछा वहाँ पे स्टोर मैनेजर से कि क्या तुम हमारे ऑफिस में ये चाय दे सकते हो? देन वी यूज्ड टू हैव बुलेट फ्लास्क। 1-1 लीटर के फ्लास्क यूज़ करते थे, उनके ऑफिस में पहुँचाते थे, वापस उठाते थे, धोते थे, अगले दिन कब की बात है? पहुँचाते थे। दिस इज़ वे बैक इन 2014-15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद कुछ लोगों ने हमको रीच आउट किया कि सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये बहुत सस्टेनेबल नहीं है, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप एक बार में 20 लीटर चाय हमारे ऑफिस में ला के रखो। ठीक है। एंड दैट्स व्हेन इट हिट अस कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑफिसेस, इनके ऑफिस में सब फैंसी मशीन्स हैं, इनके ऑफिस में सब फैसिलिटी है देने को तैयार है, कॉफी मशीन्स तो बहुत है, बट ऑप्शन नहीं है इनके पास चाय का। या तो प्रीमिक्स है जो पाउडर बेस्ड है, या टी बैग बेस्ड है। उससे घटिया चाय कोई नहीं पी मैंने आज तक। अभी वो प्रीमिक्स चाय या टी बैग बेस्ड चाय लोगों को नहीं पसंद आता। हाँ। मजबूरी होती है तो शायद कोई पी भी ले, क्योंकि चाय की दीवानगी है, राइट। चाय चाहिए। तो हमने ये सोचा कि इसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए और इसको स्केलेबल कैसे बनाया जाए। तो उसी डायरेक्शन में फिर हमने चाय मेकिंग बॉट्स पे काम करना शुरू किया, ऐसी मशीन्स पे काम करना शुरू किया जिसमें चाय बने। नाउ कॉफी इज नॉट अ एज टफ प्रोसेस एज चाय, ठीक है, क्योंकि चाय में आपको चाय को उबालना है एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद आपको दूध मिलाना है एक सर्टेन लेवल पे। तो चाय मेकिंग इज अ टफर प्रोसेस देन कॉफी मेकिंग, इसलिए वो बॉट्स बनाना भी इतना ईजी नहीं था। तो फर्स्ट जनरेशन बॉट्स हमारे इंडिया में बने थे। जब मैंने ज्वाइन किया तब वी वर एंटरिंग इनटू द सेकंड जनरेशन बॉट, ओके, which was a bot which gave fresh chai, authentic filter coffee and was accepted by the industry very well. तब ये बिजनेस हमारा सेकंड बॉट जो हमारा अभी मेन स्ट्रीम है, जो हमारा फ्लैगशिप बॉट है, वो हमने तब लॉन्च ही किया था। That's when I had joined. अच्छा, तो आपका उसमें मेन रोल क्या था? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसी बिजनेस को स्केल करना सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली एंड गेट द राइट कस्टमर ऑन बोर्ड। ओके, पैन इंडिया। पैन इंडिया। अब ये राइट कस्टमर्स जो हैं, एग्जैक्टली ये राइट कस्टमर हैं कौन आपके नज़र में? देखिए, जिसको चाय की ज़रूरत है वो मेरा कस्टमर है, बट जब आप किसी बिजनेस में नया एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। राइट। इतना बड़ा मार्केट है, 50 करोड़ कप का मार्केट, मैं अभी किसे कैप्चर कर सकता हूँ? करेक्ट। कहाँ ऐसा है जहाँ मेरा रिटेंशन हाई होगा, कहाँ ऐसा है जहाँ मैं मेरा रीच फास्ट होगा टू स्केल दैट बिजनेस।
बिकॉज हमारा ये थॉट कॉर्पोरेट से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हमने पहला अपना सेगमेंट जो डिफाइन किया वो ये किया कि हम ऑफिसेज में जाएंगे, उन सिटीज़ में जाएंगे जहाँ ऑफिस हब्स हैं। तो इसीलिए हमने टॉप 7-8 सिटीज़ पकड़ी और वो ऑफिस हब्स पकड़े जहाँ पे हम ऑफिसेज में जाके ये वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में आपका पेंट्री स्टाफ होता है जो आपकी मशीन की टेक केयर कर सकता है, और आपके पास बेसिक इंफ्रा होता है मशीन चलाने के लिए, सेफ एनवायरनमेंट होता है मशीन चलाने के लिए। तो हमने सबसे पहले वही चैनल अपना अडॉप्ट किया और वहीं पे अपना हमने स्केल अप स्टार्ट किया। ओके। अब आपने एक में बीच में बात बोली कि वहाँ पे एक पेंट्री स्टाफ होता है जो ऑपरेट कर सकता है मशीन को, राइट? बट आप तो उस पर डिपेंडेंट हो गए ना। अगर मान लो उसने सही से ऑपरेट नहीं की, अच्छी चाय नहीं बनाई, हालांकि मोस्ट ऑफ द चाय मेकिंग प्रोसेस इज हैंडल बाय द बॉट, बिल्कुल ठीक बात बट कुछ तो वो करता ही होगा वहाँ पे बंदा। अब उसके ऊपर डिपेंडेंसी तो आई गई, आप इसको लिमिटेशन मानते हो? मैं ये मानता हूँ कि सिंस द प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, बट उसके अपकीप में और हाइजीन में बहुत बड़ा रोल है पेंट्री स्टाफ का। एंड वी बिलीव एंड वी ट्रीट देम एज आवर हीरोज। क्योंकि देखिए, आप कितनी भी अच्छी चाय बनाएंगे, अगर आपने मशीन को अच्छे से क्लीन नहीं किया तो यू विल नेवर गेट द राइट अरोमा फ्रॉम द टी जो आना चाहिए, है ना? क्योंकि आपकी जो चाय है उसका कलर, टेस्ट सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अरोमा ऑफ है, राइट, यू वुड नॉट लव इट। हु डज दैट? अ पेंट्री स्टाफ डज दैट। तो उनकी ट्रेनिंग पे हमारा काफ़ी फोकस रहता है कि कैसे उन्हें ट्रेन करें, कैसे उन्हें ये बताएं कितना इंपॉर्टेंट है कि ये फूड प्रोडक्ट है, राइट, और कैसे इसको क्लीन रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए। एंड वी गो टू द एक्सटेंट जहाँ पे हम बैकएंड पे बहुत काम करते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज के साथ जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अच्छा, ताकि हम बेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट दे पाएँ जो फूड ग्रेड हो, जो फ्रेंडली हो और जिससे क्लीनिंग अच्छी हो, जिससे आपका एक्सपीरियंस एलिवेट हो। That work clubbed with the kind of attention and training that we give to the pantry staff, that makes the experience go up for our user. ये जो मशीन है ये उन कॉर्पोरेट्स को खरीदनी होती है या उनको पर मंथ रेंट पे मिलती है? हाउ इज इट दी मैकेनिज्म, कैसे काम करता है? So हम ये मशीन्स लगाते हैं वहाँ पे, एंड वी हैव अ कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग विद देम, जिसमें एक छोटा सा पार्ट दे गिव अस पर मंथ फॉर मशीन मेंटेनेंस, बिकॉज मशीन कितना की है पूरी वो अंदाज़ा? मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो अलग अलग मशीन्स के लिए अलग अलग है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज लो एज 1500 रुपये महीना, अच्छा, goes up to almost 3-3.5 हज़ार रुपये महीना for different kind of pots for different time of consumption patterns। तो बाकी उसके अलावा जो भी वो हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, either they pay us for the product or they pay us for the number of cups that we dispense from that machine, डिपेंडिंग ऑन क्या मॉडल चूज किया उन्होंने। depending on वो क्या मॉडल उन्होंने चूज किया। अच्छा, They are comfortable with the per cup payout or they are comfortable with the buying material from us without Okay. counting the cups। और ये सारा मटेरियल कितने दिनों में आप नॉर्मली रिप्लेनिश करते हो ऑन एन एवरेज? सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है इसकी? तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स को ये मटेरियल सप्लाई करते हैं। लार्जली कॉर्पोरेट्स में एक महीने में एक बार या 2 बार मटेरियल जाता है। द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस होल थिंग इज मैनेजिंग मिल्क। मैनेजिंग मिल्क, बट थैंकफुली हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट UHT मिल्क से आता है, ओके, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड मिल्क, विच हैज़ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, विच इज़ ईजी टू कीप, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेट नहीं करना पड़ता। इट्स हाई ऑन क्वालिटी। इट्स तो कुछ अलग मिल्क होता है, नॉट द रेगुलर मिल्क दैट वी बाय? रेगुलर मिल्क होता है, बट उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर खराब ना हो वो, उसके अंदर शेल्फ लाइफ बढ़ जाए शेल्फ लाइफ बढ़ जाए उसकी, और उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना पड़े। अच्छा, तो वो उसने काफ़ी बड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एंड वी बाय दिस मिल्क फ्रॉम KMF। अच्छा, तो जो इंडिया का सबसे बड़ा मिल्क मैन्युफैक्चरर है, करेक्ट, उनसे आप मिल्क बाय करके उन्हीं से सप्लाई मिल्क करते हो। लेते हैं। इनफैक्ट वी आर प्रीटी डीप विद देम। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये भी तो आती होगी ना, मान लो मैंने ये मिल्क यूज़ नहीं किया, ठीक है, अब SOP पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, अब चाय के अंदर भी आपका जो बॉट है उसने तो ये एज्यूम कर लिया कि आपने सेम ही मिल्क डाला है, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए पैंट्री स्टाफ ने कोई और मिल्क डाल दिया, अब वो क्वालिटी तो आएगी नहीं जो एक्सपेक्टेड क्वालिटी थी। अब सामने वाला जो पीने वाला है उसको तो वही टेस्ट याद है जो हमेशा से पीता आ रहा है, राइट? कि चाय पॉइंट का ये टेस्ट होता है, ये फ्लेवर मेरे सेंसरी अरोमा या माइंड में घुस चुका है कि ये चाय पॉइंट का फ्लेवर है। बिल्कुल। अब जब पीने लगा कुछ और निकला, अब वो गड़बड़ जो हुई वो चाय पॉइंट के सर पे जाएगी,
तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप? तो आपको जो मिल्क यूज़ करना है एज ए यूज़र, वी नेवर पुश यू कि आपको एक्स ही मिल्क यूज़ करना है, वाई यूज़ करना है. डिपेंडिंग ऑन योर taste preference, if you want to use a certain level of kind of milk, you can use it. But then we tweak our recipe accordingly. अच्छा. तो अगर एक टाइप ऑफ मिल्क एक्स लेवल पे जाता है चाय में टू गिव द सेम टेस्ट, दूसरा शायद वो एक्स प्लस समथिंग या एक्स माइनस समथिंग पे जाएगा. तो बॉट डिटेक्ट करता है ये? बॉट नहीं डिटेक्ट करता, हम रेसिपी सेट करते हैं अभी अच्छा. एज वी स्पीक. बिकॉज या तो आप इतने डिलीजेंट हैं कि आप बॉट में एंटर कर रहे हैं कि आप किस तरह का मिल्क यूज कर रहे हैं. राइट. अगर आप वो नहीं करेंगे एंड तो वो एक्सपीरियंस सेम नहीं रहेगा. तो वी ट्वीक द रेसिपी, वी आस्क यू. जब हम आपके साथ टाई अप करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं आप कौन सा मिल्क प्रेफर करेंगे. लार्जली हमारा बिजनेस यूएसटी मिल्क पे ही चलता है बिकॉज कॉर्पोरेट्स आल्सो रियलाइज इट्स इजी टू कीप, इजी टू हैंडल, इजी टू मैनेज, वेस्टेज नहीं होता है. राइट. लेकिन कुछ अगर एक्सेप्शन है उसमें और किसी ने बोला नहीं यार मुझे तो ये एक्स मिल्क ही यूज करना है, तो वो एक्स मिल्क के हिसाब से हम पहले ही रेसिपी उसके अंदर सेट करते हैं सो दैट यू गेट द टी विद द मिल्क दैट यू प्रेफर. अंडरस्टूड. बट इसमें और क्या मेजर चैलेंज आता है इस पर्टिकुलर सप्लाई चेन में या ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? पेंट्री बॉय का आपने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेवल पे प्रॉब्लम क्या आती है, इसके अलावा भी कुछ और चैलेंज है इस बिजनेस में? कॉर्पोरेट साइड की बात कर रहा हूँ मैं. इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है हाउ कैन वी ग्रो फास्टर. इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी नीड है, इतनी बड़ी मार्केट है और सबको चाहिए. तो रोक क्या रहा है आपको? सो हमको हम ही रोक रहे हैं बिकॉज देर इज अ सर्टेन पेस ऑन विच वी कैन ग्रो एंड वी हैव बीन ग्रोइंग एट दैट पेस. नाउ वी आर जस्ट अनलॉकिंग दैट पोटेंशियल. अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल में, रोड साइड पे सब जगह चाय की ज़रूरत है, लेकिन हमने खुद को कहाँ रोक लिया? कॉर्पोरेट्स में. ठीक है, अब हम वो अनलॉक कर रहे हैं पोटेंशियल विद न्यू काइंड ऑफ पॉट्स. अब हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, अब हम होटल्स में जा रहे हैं. बेस्ट ऑफ द होटल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, आई एम नॉट एट द लिबर्टी ऑफ शेयरिंग द नेम्स, बट बेस्ट ऑफ द होटल्स, चाय इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. उसकी कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, उसकी कांस्टेंट अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए. वी आर सॉल्विंग इट फॉर देम. ओके, हम अब ऑफिसेस को छोड़ के रेलवे स्टेशंस पे जा रहे हैं, अब हम बस स्टैंड्स पे जा रहे हैं, अब हम आपको कोर्ट कैंटीन्स में जाते हुए देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर न्यू बॉट्स. बट क्या प्राइस लोग देंगे जो रेलवे स्टेशन पे पीने वाले लोग हैं? क्या ये प्रीमियम चाय का पैसा वो लोग देंगे या प्रीमियम नहीं रखोगे, कम पे आओगे? सो चाय को प्रीमियम क्या बनाता है? चाय को प्रीमियम, अच्छा इंग्रेडिएंट होना बहुत ज़रूरी है, बट वो प्रीमियम प्राइसिंग तो ऑफिसेज में भी नहीं मिलती है ना. वहाँ भी हमको एक प्राइसिंग मिलता है जो उनके लिए अफोर्डेबल होगा और सस्टेनेबल होगा. बिकॉज वी आर नॉट अ ओकेजनल प्रोडक्ट. हमारी मशीन से एक एम्प्लॉय को या एक यूजर को दिन में 2 बार 3 बार इंटरेक्ट करना है. करेक्ट. सो देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट अटैच्ड टू इट एंड देयर इज अ सर्टेन बजट अटैच्ड टू हाउ मच एम्प्लॉय बेनिफिट वुड अ कंपनी वांट टू गिव. राइट. तो इसलिए वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट अ वे जहाँ पे वी हैव टेकन प्रोडक्टिविटी टू अ लेवल जहाँ पे हम आपको आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चाय दे पाए. अगर आप रेलवे स्टेशन पे एक चाय 15 रुपए की लेते हैं तो आपको 15 रुपए की ही मिलेगी. अच्छा. अगर वो चाय बेचने वाले को आज 15 रुपए की चाय बेच के कुछ मुनाफा होता है तो वो उतना ही मुनाफा होगा या शायद वो कुछ बढ़ेगा. तो वी हैव ऑलरेडी वर्क, यही काम किया है हमने पिछले कुछ सालों में कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अ चाय मेकर. राइट. वी आर नॉट टेकिंग अवे देयर बिजनेस, वी डोंट वांट टू टेक अवे देयर बिजनेस और देयर replacing their process in a way exactly so that they can also deliver consistent chai. Exactly, and they can use their time more productively. अभी एक चाय वाले का सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जाता है? चाय बनाने में ही. बार बार बनाओ, बार बार बनाओ. अभी आपको उस चाय वाले से बन मस्का चाहिए या बन बटर चाहिए तो वो क्या करेगा सबसे पहले? या तो चाय बनाना छोड़ेगा. ठीक है, अब यही आप उसको एम्पावर कर दो कि चाय उसकी बन रही है और आपको कंसिस्टेंटली वही अच्छी क्वालिटी की चाय हाइजीनिक वे में मिल रही है. करेक्ट. प्लस वो आपको चाय प्रोडक्ट और दे पा रहा है, आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा है. दैट्स अ पावर. बट यहाँ पे एक बात अभी आ जाती है, कॉर्पोरेट्स का सप्लाई चेन बहुत अलग, डिस्ट्रीब्यूशन अलग काम कर सकता है. क्या सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका इन सब सेगमेंट्स में भी काम हो जाएगा या अलग बनाना पड़ेगा? देखिए, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिनकी रीच बहुत सारे सेक्टर्स में है. वो हॉस्पिटल्स को भी सप्लाई करते हैं, वो ऑफिसेज में भी प्रोडक्ट देते हैं, वो होटल्स में भी देते हैं. बट कुछ स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो एक चैनल में स्पेशलाइज करते हैं.
तो हम हर तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अभी काम कर रहे हैं, बट अगर हमें अपना बेस इतना एक्सपेंड करना है तो ऑब्वियसली हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ये जो मशीन है, बॉट है जो, ये इंडिया में बना रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल अगर एक कोई मशीन आपसे लेता है तो वो तो रिकरिंग सब्सक्रिप्शन पे ही ले रहा है, आप उससे मशीन का कॉस्ट तो नहीं लेते, नहीं, राइट? अब ये जो लोग होंगे ये भी ऐसे सेम मॉडल पे काम होगा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे, ये अलग कुछ मॉडल होगा? सेम मॉडल पे काम होगा, सब कुछ सेम ही तरीके से चलेगा जैसे अभी चल रहा है? बिल्कुल। तो आपका जो मेजर जो जाता है कॉस्ट, वो जाता है मशीन को मैन्युफैक्चर करने में, जो कॉपस लगता है। मशीन हमारी एक कॉस्ट है, और उसके अलावा उसके अराउंड पूरा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना एक कॉस्ट है, और उसकी टेक्नोलॉजी जो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता रहे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को, एंड मेक श्योर दैट यू गेट द सेम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी एवरी टाइम, वो एक कॉस्ट है। और ये हमारा इन अ वे कमिटमेंट है इन दिस रिलेशनशिप टू आवर कस्टमर, टू आवर डिस्ट्रीब्यूटर, टू आवर कंज्यूमर, दैट यू विल गेट अ सेफ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट एवरी टाइम। एक सवाल मुझे ये इंटरेस्टिंग पूछना है कि एक मशीन किसी ने लगाई आज, ठीक है, अब उस मशीन के कुछ महीनों में रिकवरी तो हो ही जाती होगी इनिशियल कॉस्ट की, अंदाज़ा कितने महीने में उस मशीन की रिकवरी हो जाती है कि उसके बाद का जो पैसा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है ऑन टॉप ऑफ मशीन? इन अ टिपिकल बिजनेस सिनेरियो 24 से 26 महीने में वी रिकवर द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ द मशीन। उसके बाद अगर वो 2 साल और चलती है तो वो आपका एक्स्ट्रा इनकम है ऑन टॉप ऑफ इट, राइट। राइट? अदर देन ऑब्वियसली द कंज्यूमेबल्स, जो बाकी चीज़ें आपसे जो लोग खरीदते हैं, पर कप बोल लीजिए या आप पर मटेरियल बोल लीजिए, जो भी है वो तो एक्स्ट्रा इनकम है ही है तो उसके कॉस्ट अलावा। रिकवरी उसी से होती है, बिकॉज जो हम मेंटेनेंस चार्ज करते हैं 1500, 2000, 2500, 3000, वो इट इज स्पेंट ऑन द मशीन टू मेंटेन द मशीन। ओके, तो लार्जली द रिकवरी दैट हैपेंस इज थ्रू द कंजम्पशन। समझ गया, गॉट इट। थोड़ा सा अब ना बात करते हैं रिटेल साइड की, थोड़ा उसके ऊपर समझते हैं। कॉर्पोरेट साइड के आपने बताइए एस्पेक्ट्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट रिटेल प्रेजेंस? क्या आप सिर्फ अगर कॉर्पोरेट में होते तो आपको लगता है कि वो आप अच्छे से और ज़्यादा कर पाते, या रिटेल की वजह से आप कॉर्पोरेट और अच्छे से कर पाए? हमारा ब्रांड बिल्ड हमारे रिटेल से होता है, कंज्यूमर हमको हमारे रिटेल से जानता है। आई एम श्योर आपने भी सबसे पहले अगर चाय पॉइंट को रिकॉग्नाइज किया होगा वो रिटेल से ही किया तो था। हमारी रिटेल प्रेजेंस से किया होगा। तो रिटेल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। रिटेल हमारा ब्रांड वेक्टर है। इंटरनली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे देखते हैं अपने बिजनेसेस को, वी ट्रीट रिटेल एज आर ब्रांड वेक्टर, जो हमारा ब्रांड बिल्ड करता है, जो कंज्यूमर लव क्रिएट करता है, जो एस्पिरेशन क्रिएट करता है किसी कंज्यूमर में कि ऐसी चाय मुझे मेरे ऑफिस में भी चाहिए, या मुझे जहाँ जहाँ मैं चाय पीऊँ मुझे ऐसा चाय मिलना चाहिए। करेक्ट। और जो ये हमारा सीपीजी वेंडिंग बिजनेस है, वी कॉल इट वेंडिंग एज अ सर्विस बिजनेस, ये हमारा स्केल वेक्टर है। ऑन बैक ऑफ आवर ब्रांड वी स्केल दिस अप। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्ट है दोनों बिजनेस। राइट। एंड व्हाट अबाउट ऑनलाइन प्ले, D2C या ओमनी चैनल बोल रहा, सॉरी, क्विक कॉमर्स की बात करते हैं हम, स्विगी बोल लीजिए, जोमेटो बोल लीजिए। अगर 100 रुपये आप पूरा साल भर में करते हो, कितना % तीनों से आता है? सो हमारा इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द रिटेल बिजनेस का ऑलमोस्ट 45% हमारा ऑनलाइन आता है। 45% इज थ्रू दीज पोर्टल्स, 55 इज थ्रू योर ओन रिटेल स्टोर्स पे जाके हम खरीदते हैं। दैट्स राइट। बट अगर हम रिटेल वर्सेस CPG की बात करें, वो क्या है ब्रेकअप? 50-50, ऑलमोस्ट 50-50। फोकस किस पे है ज़्यादा बढ़ाने का? देखिए दोनों का अपना एक प्ले है। हाँ। ब्रांड वेक्टर एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगा, स्केल वेक्टर का अनलिमिटेड स्कोप है। तो ऑब्वियसली यू विल सी द स्केल वेक्टर व्हिच इज द वेंडिंग साइड ऑफ द बिजनेस ग्रोइंग फास्टर। राइट। कितने स्टोर्स हैं अभी अपने? हमारे अभी 130 ऑपरेशनल स्टोर्स हैं पैन इंडिया? पैन इंडिया। स्पेसिफिक एरियाज, मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा, आई एम बिलीविंग, ज़्यादा प्रेजेंस होगी। बिल्कुल। तो अभी हमारे स्टोर्स सब मिला के कुछ 16 सिटीज़ में हैं। 16 सिटीज़ में। ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि यार इस सिटी में हमें जाना है? हाउ डू यू फिगर आउट द गैप? सो हम स्टैंड अलोन स्टोर्स नहीं बनाते हैं। अच्छा। हम स्टोर्स वहीं क्रिएट करते हैं बिकॉज देखिए सस्टेनेबल बिजनेस बनाना इंपॉर्टेंट है। चाय एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी जाके शुरू करेंगे आपके पास ज़रूर यूज़र आएंगे, कंज्यूमर आएंगे, और बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों से आके हमें बोलते भी हैं कि सर हमारे शहर में इतनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की,
लेकिन कोई अच्छा चाय शॉप है ही नहीं, कोई अच्छा कैफे है ही नहीं जहाँ जाके बैठ सके और अच्छी चाय पी सके. व्हाई डोंट Right. यू कम देयर? बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसको सस्टेनेबली कैसे ग्रो करें. इसीलिए हम बॉट्स पे इतना डिपेंड करते हैं कि आज अगर आपके शहर में आपको एक अच्छी जगह नहीं मिल रही है, हम अपने बॉट से एनेबल कर सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर को जो करना चाहे आपके शहर में वो काम. तो इट माइट नॉट बी कॉल्ड चाय पॉइंट, ठीक है. हमने उसका नाम रखा है माई चाय कॉर्नर. अच्छा. तो आप माई चाय कॉर्नर अपने शहर में लेके जा सकते हैं. चाय पॉइंट रिटेल की जहां तक बात है, हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि हम उन्हीं शहरों में जाएंगे जहां पे हम एक सर्टेन लेवल तक स्केल कर सकें, एक सर्टेन नंबर ऑफ आउटलेट खोल सकें. क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट ओपनिंग एन आउटलेट. आपको उस आउटलेट को स्टाफ करना है, आपको उस स्टाफ को ट्रेन करना है, आपको उसके लिए सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाना है जो वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाए. राइट. अगर वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा तो या तो आपके प्राइसेस बहुत हाई होंगे या फिर आप पैसा नहीं बनाएंगे. तो इसलिए हम जहां भी अपना आउटलेट खोलते हैं, वी मेक श्योर दैट वी कंसीडर दीज पॉइंट्स कि हाउ मच वी विल बी एबल टू स्केल अप इन दिस ज्योग्राफी. और क्या क्या एलिमेंट्स फिगर आउट करते हो व्हाइल डिजाइनिंग द आउटलेट, क्योंकि एक्सपीरियंस इन एंड आउट ऑफ एन आउटलेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ना सिर्फ चाय पीना ज़रूरी है, उस वहाँ पे बैठ कैसे रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्या लाइटिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ. क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको आप बहुत ध्यान से देखते हो व्हाइल डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ द आउटलेट? जैसे अभी कंज्यूमर लैंडस्केप चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रही है हर ब्रांड से, हर प्रोडक्ट से जो वो यूज़ करते हैं. सो उसके साथ हम भी समय के साथ बदल रहे हैं. हमारे पहले स्टोर होते थे 150-200 स्क्वायर फीट के. अच्छा. अब हमारे स्टोर बनते हैं 400 स्क्वायर फीट के. अच्छा. ज़्यादा कंफर्टेबल, वी क्रिएट सेटिंग एरिया, वाईफाई विल मेक श्योर के होगा वहाँ पे, एक सूदिंग म्यूजिक होगा वहाँ पे, आउटलेट का एनवायरनमेंट क्लीन हाइजीनिक होगा. वी मेक श्योर दैट देयर इज नो आउटसाइड नॉइज कमिंग इन, बिकॉज अभी लोग वहाँ आके बैठना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, एंड दे वुड वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फूड विद देयर beverages. ठीक है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर गिविंग देम, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सर्विंग वी आर गिविंग देम, हाउ होलसम वी आर फॉर देम. अगर उनको उनकी चाय एंजॉय करनी है लंच टाइम के अराउंड, तो उनको साथ में कुछ ऐसा फिलिंग फूड भी चाहिए जो अपनी चाय के साथ एंजॉय कर सकें ओवर अ डिस्कशन. Right. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अनदर कंसिडरेशन. How do you consider which food will come in? So we are very clear on this. Our entire universe revolves around chai. So chai is our center of our universe in a way. इसलिए हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम सबसे पहला कनेक्ट ये देखते हैं कि चाय के साथ इसका क्या मैच है. तो हम अपने जितने भी इनिशिएटिव अपने सीपीजी प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं या फूड के लिए करते हैं, वी कॉल इट इंटरनली मेड फॉर चाय. कि हम इसको डिजाइन, इस इकोसिस्टम को चाय के लिए कर रहे हैं, टू एलिवेट योर चाय एक्सपीरियंस. तो वही हमारा थॉट प्रोसेस होता है और उसी हिसाब से हम फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं. बट फूड आप सीपीजी में तो नहीं करते ना, ऑफिसेस में तो फूड नहीं करते आप? कुछ लिमिटेड ऑफिसेस हैं जो लेते हैं हमसे हमारे पैकेज्ड गुड्स, हमारे पैकेज्ड कुकीज. ओके. बट नॉट लाइक बन मस्का एंड समोसास एंड ऑल ऑफ दोस? Occasionally. Occasionally. So if an office has a party or something, say a town hall, and they want to arrange a food box for everyone, we help them arrange it. वो तो फिर आउटलेट से ही चला जाता होगा Outlet नियरेस्ट. से ही बट ऐसे स्पेसिफिक उसका वो बिजनेस नहीं है बोले तो? नहीं वो नहीं. नियरेस्ट आउटलेट से यू कैन एनेबल. नियर आउटलेट से वी कैन एनेबल, एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसेज में टक शॉप्स होती हैं जो उनको रेगुलर फूड या बेवरेजेस प्रोवाइड करती हैं. इनफैक्ट वी आर आल्सो एनेबलिंग देम एंड कन्वर्टिंग देम इनटू माय चाय कॉर्नर. अच्छा. By enabling them on giving them a bot so that they are able to serve the consistent chai, और पूरा उनको हेल्प कर रहे हैं उनका सप्लाई चेन बिल्ड करने में, ताकि वो अच्छा फूड भी वहाँ सर्व कर सकें. ये सारे स्टोर फ्रेंचाइजीज हैं या खुद के हैं? चाय पॉइंट सारे स्टोर्स हमारे खुद के हैं. फ्रेंचाइजीज कुछ भी नहीं है इसमें? अभी तक नहीं. अच्छा. प्लान है ऐसा? We may at some point in time think about it, but we don't want to lose the grip on the store. अच्छा. तो आपको लगता है फ्रेंचाइजी बिजनेस में आने से क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है? मतलब व्हाई नॉट फ्रेंचाइजी? it's a great way to scale your business up, but our love for business and our care for our consumer in a way acts as a barricade for us to completely or fully go there. We may come up in a model wherein franchisee might invest, but we would want to run it. So which is FOCO model franchisee बोल लेते हैं invested, जिसको. company operated kind कंपनी ऑपरेटेड. of a thing we might. ओके. ओके. बट आपका जो नज़रिया है इसको लेके, ओवरऑल बिजनेस को लेके,
अपॉर्चुनिटीज हमें समझ में आ गई, चाहे तो 50 करोड़ कप बिक रहे हैं और वो ग्रो ही हो रहा है, राइट? चैलेंजेस भी आपने बता दिए, ग्रोथ भी बता दी, टेक्नोलॉजी भी बता दी। इसमें पोजिशनिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, या प्राइसिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, उस चीज़ को कैसे देखते हो आप? प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो टू वेज अबाउट इट। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वुड आवर कंज्यूमर बी वुड बी विलिंग टू पे फॉर इट। ओके, सो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम शायद अपनी फूड ऑफरिंग और बढ़ाएं, अपना बैक एंड इंफ्रा और बढ़ाएं, बट हाउ मच सस्टेनेबल वुड इट बी इज द क्वेश्चन। तो इसलिए प्राइसिंग इज अ इम्पॉर्टेंट प्ले, बिकॉज हमारे बिजनेस में रिपीटेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर एक बार आएगा और फिर नहीं आएगा। Correct. बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे सेम कंज्यूमर, सेम यूजर हमारे पास दिन में 3 बार आता है। करेक्ट। तो हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी सर्व देम द ग्रेट प्रोडक्ट, वी कीप स्केलिंग अप, बट वी कीप प्राइस इन कंट्रोल। तो कैन वी गिव अ बेटर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग अ स्टोर मच बिगर, getting a more comfortable chair? The answer is yes. But the question is, would my consumer be willing to pay for it 3 times a day or twice a day, or when they come there? So that's the center of our thought when we take these decisions. राइट। माय चाय कॉर्नर की जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम मशीन ले सकते हैं और अपना खुद का एक चाय कॉर्नर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। किसी को अगर ये करना हो शुरू, कितना खर्चा उसका अंदाज़ा आएगा महीने का, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होगी किसी की? So there is a nominal security deposit that we take on our machine from such entrepreneurs, and then we train them. पूरा उनको ट्रेनिंग देते हैं, पूरा उनको सप्लाई चेन सेटअप करने में हेल्प करते हैं। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है ऑफलाइन? ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ओके। तो इन पर्सन भी होती है, देयर इज समवन हु कम्स एंड ट्रेन्स यू, और ऑनलाइन भी हो रही है। धीरे धीरे उसका ऑफलाइन प्रेजेंस कम होकर ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रहा है। बट ये पैन इंडिया ऑप्शन अवेलेबल है? ये पैन इंडिया ऑप्शन अवेलेबल है, किसी भी शहर में आप हमसे ये फैसिलिटी ले सकते हैं। मशीन में आपसे लूँगा, किराया दूंगा महीने का, और आपसे कंज्यूमेबल्स जो होते हैं उसकी एक डील करूंगा। बिल्कुल। उसके बाद मैं अपना एक चाय का बिजनेस बना सकता हूँ। बिल्कुल। और वो डील भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर आपका एक सर्टेन यूजेज है तो आपको एक प्राइस मिलेगा, अगर आपका यूजेज उससे ज़्यादा है तो आपका प्राइस कम होता जाएगा। अच्छा। अगर आपका यूजेज उससे कम है तो आपका लैंडेड प्राइस बढ़ता जाएगा। इट्स एज सिंपल एंड एज ट्रांसपेरेंट एज दैट। आपने अभी इस पे आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सारे लोग आए ऐसे वालास के नाम से, राइट? मैं पूरा नाम नहीं लूँगा अभी, बट अभी हमने बहुत वेव देखी, बीटेक, डॉक्टर, MBAs, अलग अलग टाइप के चाय वालास आए हैं इस कैटेगरी में। आपको ऐसा फील होता है कि ये अननेसेसरी नॉइज़ है, या आपको लगता है कि ये सीरियस कंपटीशन है? अगेन ये कैटेगरी इतना बड़ा है नितिन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कंपटीशन है। कैटेगरी बहुत बड़ा है, 50 करोड़ का रोज का कैटेगरी है, ठीक है? तो जितने भी लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है और हमें ऐसा लगता है दैट दे आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट द एक्सपीरियंस इन सम और द अदर वे। वो एक्सपीरियंस को थोड़ा तो बेटर करना ही चाह रहे हैं। वो हमारे लेवल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट हर एक आदमी एक एफर्ट कर रहा है कि एक्सपीरियंस को बेटर करने का, उसके अराउंड नए फ्लेवर्स लाने का, उसके अराउंड नया फूड क्रिएट करने का, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, विच इज़ गुड फॉर द कैटेगरी एंड विच इज़ गुड फॉर द यूजर, कंज्यूमर। 60-70 रुपए की चाय, 80 रुपए की चाय तो कोई नहीं खरीदेगा ना। 10, 20, 50 रुपए की, 30 रुपए की भी खरीद लेगा। मतलब जो मैं समझता हूँ इस बिज़नेस का, ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ इस बिज़नेस में, तो भी मैं ज़्यादा ज्ञान दे पाऊँगा उसके ऊपर। जो होता है उसको रियलिटी पता होती है। चाय बिकम्स योर एंट्री पॉइंट। किसी को भी आपको काउंटर पे लेके आना है, अपनी शॉप पे लेके आना है, तो आप चाय सस्ती रखिए, और उसके बाद जो उसके अराउंड फूड है उसको थोड़ा सा हाई मार्जिन पे अगर आप रखो तो वो एक सही तरीका रहता है। आपका इस पे क्या बोलना है, क्या ओपिनियन है? मेरा मानना ये है, सस्ता महंगा इज ऑल कॉन्टेक्चुअल। ओके। मेरा मानना ये है, आपका प्राइस सस्टेनेबल होना चाहिए, जो आपके कस्टमर को चुभे नहीं, आपके कस्टमर को लगे कि दिस इज द वैल्यू आई एम अटेनिंग फ्रॉम व्हाट आई पेइंग। राइट। तो टिल द टाइम you are at that sweet spot wherein you are still value for money, it's great. When they start thinking that they are not getting enough value from what they are spending, right, that's when it becomes a problem. right. अगर उनको लगेगा कि शायद मैं इस चीज के लिए ज्यादा दे रहा हूं और मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रहा, वो वैल्यू किस चीज से डिराइव होता है? वो वैल्यू उस प्रोडक्ट से डिराइव होता है डेफिनेटली सबसे पहले, मगर वो वैल्यू उस चीज से भी डिराइव होता है कि आप कहाँ बैठे हैं, आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको किस तरह की सर्विस मिल रही है। करेक्ट।
वही चाय आपको जो रोड साइड पे 10 रुपये कॉस्ट करेगी, दूसरी शॉप अगर 30 कॉस्ट करेगी, शायद आपको ज़्यादा लगेगा कि ये 10 दे रहा है, 30 क्यों दे रहा है, सेम जगह खड़े होकर पी रहा हूँ मैं। करेक्ट, मगर वो सेम चाय अगर आप किसी बड़े होटल में जाके पियेंगे तो आप 600 रुपये भी देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज एंड यू वुड नॉट क्वेश्चन दैट, है ना। करेक्ट, तो if my consumer is deriving right value from my services, then I'm at the right price point, is what I think. और कोई अगर माय चाय कॉर्नर शुरू करे, पुराने एग्जांपल्स आई एम श्योर आपके पास होंगे, कितना पोटेंशियली वो अर्न करने लगे हैं, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा नंबर है कोई? So जो किसी माय का चाय example कॉर्नर हो? का बिजनेस करते हैं, तो बहुत तरह के लोग हैं जो बहुत तरह से बिजनेस करते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनके एग्जिस्टिंग फूड सेटअप थे, उन्होंने Right. चाय ऐड कर दिया माय Right. चाय कॉर्नर मशीन लेके, बॉट लेके। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी आउटलेट सेटअप था, बट उनका स्टाफ रिटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि रोज स्टाफ चेंज होता था, रोज टेस्ट चेंज हो जाता था, उन्होंने ये लिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा बिजनेस उससे सेटअप किया, तो इन थर्ड फोर्थ मंथ दे आर एबल टू अर्न 25 to 30,000 रुपीज अ मंथ। अ मंथ। तो वो तो आपका तो फिर बहुत अच्छा है कंपेयर टू 50-50 लाख की लोग फ्रेंचाइजी बेच रहे थे चाय के लिए भी, बिल्कुल जिसमें उसके बाद ऑलमोस्ट सबका लॉस हुआ है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 1500-2000 रुपये दे के अगर मैं एक चाय का बिजनेस शुरू कर सकूं, आई थिंक इट्स अ विन विन। It definitely is a very good and wise and sane thing to do. हाँ, उसका रीजन है सर कि अल्टीमेटली पैसा जो निकलेगा वो उसी प्राइस से निकलेगा जिस प्राइस पे आप बेच पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। जैसा अभी आपने मुझसे एग्जांपल पूछा था कि मैं कैसे स्टोर डिजाइन करता हूँ, मैं कैसे इम्पैक्ट डिसाइड करता हूँ कि मुझे उसके अंदर क्या देना है क्या नहीं देना। अगर मैं वही स्टोर 400 की जगह 1200 स्क्वायर फीट का बनाऊंगा और बड़ा सेटिंग करूंगा और कंफर्टेबल सेटिंग करूंगा, मेरा कैपिटल ज्यादा जाएगा। उसका मतलब क्या है, मुझे ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा आपको। तो अभी अगर आप 50 लाख रुपए किसी फ्रेंचाइजी में लगाओगे तो क्या चार्ज करोगे उस यूजर Right. कंज्यूमर को? राइट, सो वैल्यू फॉर मनी चला गया ना फिर उसके बिल्कुल। लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। राइट। एक लास्ट में ना हम सेक्शन रखते हैं जिसमें हम पूछते हैं रैपिड फायर। एक एक फटाफट से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और ये क्वेश्चंस हम लोग पहले बताते भी नहीं है कि क्या पूछने वाले हैं, सो दैट एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे। बिल्कुल। और मुझे भी नहीं पता होता इनफैक्ट ये क्वेश्चंस क्या है। कौन डिसाइड करता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चंस हमारी टीम भेजती है। अरे वाह। क्या जो दूसरे क्वेश्चंस जब मैं पूछ रहा हूँ वो तो मेरे ही माइंड से आ रहे हैं, बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीम भेजती है। तो मैं आपसे फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बिल्कुल। विद इन 2-3 सेकंड्स वो आंसर देने हैं। बिल्कुल। क्या वैसे तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है पहला, बट स्टिल आई विल आस्क। आप चाय लवर हो या कॉफी लवर हो? ओह, बिग चाय लवर। बिग चाय लवर। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस? Hardest part of building a business is getting people along. गेटिंग पीपल अराउंड। If you get the right people, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, if you get the right people, you scale up faster. If you हाउ डू यू don't, it फिगर becomes आउट a राइट challenge. पीपल की 3 क्वालिटी क्या है? क्या Sense देखते of- हो? सेंस ऑफ ओनरशिप वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, या प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। राइट, प्रॉब्लम आया, मैंने सॉल्व कर लिया, ओनरशिप माइंडसेट है। सेकंड, ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंट। उससे कभी मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, कभी माहौल खराब नहीं होता। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीम वर्क। टीम। अगर ये 3 क्वालिटी आपको मिल जाए, और बिना ऑसम। मनी, पावर या फेम? आई थिंक वेरी टफ वन, हाँ, but I would say knowledge, the fourth one, if that works. कोई- And the reason is because I started as a distributor salesman, जैसा मैंने आपको अभी हाँ। बताया, और वहाँ से मैं अगर आज एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, वो पैसे या ताकत की वजह से नहीं कर रहा हूँ, ना फेम की वजह से कर रहा हूँ, because of the knowledge that I acquired, because I was mentored well by my colleagues, my bosses, my distributors, my environment. That's what I'm doing. राइट, So बहुत important है to acquire knowledge. राइट। 2 ऐसे फाउंडर जिनके साथ अब एक आइलैंड पे स्टक हो जाएं, तो वो 2 फाउंडर कौन चाहोगे आप? So definitely Amleek, one. And second, there's a company called salescode.ai. उसके फाउंडर हैं रंजीत कुमार। ओके, मेरे एक्स बॉस हैं कोक से। So these are the 2 people I look up to. So इन दोनों के साथ स्टक होना चाहूँगा मैं। ओके। अभी आपको $1 मिलियन दे दिए जाए तो क्या करोगे? So
नेक्स्ट मैं कुछ भी करूंगा तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, ओके, जिसकी मैंने बात की थी. मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ. Most embarrassing moment of my life. Embarrassments are daily, but it's tough to recall. Okay. So, What is your golden rule to stay ahead in life? my golden rule to stay ahead is to stay true to myself. Because if you're not true to yourself, then you'll always be competing and looking around. You'll always feel some people are ahead of you, and there are people who will always be ahead of you. But if you're true to yourself and your journey, आपको लगेगा कि हाँ मुझे आगे और बहुत कुछ कवर करना है, but मैं कल से आगे आ जाऊँ. So Right. that's important. ये एक जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इस पे बहुत व्यूज आते हैं. मेरे को लगता है शायद इसीलिए डाला है. एवरेज सैलरी ऑफ अ सीईओ ऑफ योर नेचर, या आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कैटेगरी के अंदर क्या एक एवरेज सैलरी होती है सीईओ की? लोग जवाब देते हैं इस बात का? हाँ, बहुत देते हैं. ओके, क्या देते हैं जनरली? एक रेंज बताते हैं वो. तो आप बताइए क्या रेंज है वो, ऐसे यस और नो टू इट. ओके, तो ऐसे ऐसे बढ़ाता जाऊं मैं. ठीक है, तो हम जो रेंज जनरली बताते हैं वो बता दीजिए. मैं महीने की बात करता हूँ. चलिए, ठीक है. 7 से 8 लाख महीना. दैट्स द रेंज. दैट्स द रेंज. परफेक्ट, यही आंसर था बस. चलिए, बट बहुत मजा आया सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू नितिन, इट वाज लवली. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अराउंड दी डिफिकल्ट नुआंसेस ऑफ चाय बिजनेस. रिटेल साइड, टपरी बिजनेस सब लोगों ने सुना है, बट इसके पीछे का जो एक बैकबोन है इतना बड़ा, वो काफ़ी लोगों को नहीं पता. आई एम श्योर इस पूरे कॉन्वर्सेशन के साथ शायद वो इस साइड को भी देख पाएंगे इस बिजनेस को. तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आपने बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बताई पूरे बिजनेस की. सो मच थैंक यू. बट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कभी भी ये डिस्कशन सुपरफिशियल नहीं हुआ. हाँ, इट वाज वेरी नाइस, वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी क्लोज टू बिजनेस. थैंक यू. थैंक यू सो मच.